नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विज्ञान में एक कदम सफलता की ओर। दोस्तों, आज हम लोग यूपी ट्रिपल एस सीपेट के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे और टॉपिक होगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जिसका यूपी ट्रिपल एस सीपेट में 5 नंबर आता है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसके पहले वाले वीडियो में भारतीय इतिहास कराया जा चुका है जो कि 5 नंबर का था। तो पूरा वीडियो देखिएगा और इसमें एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, जिससे आपको एक क्वेश्चन के साथ कई क्वेश्चन कवर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम लिखिए। तो पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता कौन थे? तो ये थे हज़रत मोहानी। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता प्रसिद्ध कवि एवं खिलाफत नेता हज़रत मोहानी थे। उन्होंने अहमदाबाद में 1921 में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की। कांग्रेस के मंच से पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग 1929 के लाहौर अधिवेशन में की गई, जिसकी अध्यक्षता जो है जवाहरलाल नेहरू ने की थी। तो ध्यान रखिएगा, जितने टॉपिक हैं इसमें सभी इम्पॉर्टेंट हैं। अगला है, 1875 के अलीगढ़ आंदोलन से किसका नाम जुड़ा है? अलीगढ़ आंदोलन से किसका नाम जुड़ा है? तो इनमें से सर सैयद अहमद खान का नाम जुड़ा है। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके बारे में डिटेल देखते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। 1875 ईस्वी के अलीगढ़ आंदोलन से सर सैयद अहमद खान का नाम जुड़ा है। तो कब हुआ था अलीगढ़ आंदोलन? 1875 ईस्वी में। किसका नाम जुड़ा है? सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान 1817 से 1898 ईस्वी मुसलमानों के सबसे प्रमुख समाज सुधारक थे। वह आधुनिक वैज्ञानिक विचारों से काफ़ी प्रभावित थे तथा जीवन भर इस्लाम के साथ उनका तालमेल करने के लिए प्रयासरत रहे। उन्होंने कहा कि धर्म के तत्व भी अपरिवर्तनीय नहीं हैं। धर्म अगर समय के साथ नहीं चलता तो वह जड़ हो जाएगा, जैसा कि भारत में हुआ है। उन्होंने 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में मुहम्मदन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज की स्थापना की। यानी 1875 ईस्वी में मुहम्मदन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज की स्थापना की जाती है। पाश्चात्य विज्ञान तथा संस्कृति का प्रचार करने वाले एक केंद्र के रूप में की थी इस कॉलेज की स्थापना। बाद में यही जो है 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन गया। तो यह आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रवाद के पहले या प्रारंभिक चरण को क्या चरण भी कहा जाता है? डैश। तो क्या होगा यहाँ पे? इसको मध्यम चरण भी कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रवाद के पहले या भारतीय राष्ट्रवाद के पहले या प्रारंभिक चरण को उदारवादी चरण 1875 से 1905 कहा जाता है। प्रथम चरण की मुख्य घटना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना थी। अस्पष्ट लक्ष्यों के साथ स्थापित इस संस्था का प्रतिनिधित्व शिक्षित मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी वर्ग कर रहा था, जो पश्चिम की उदारवादी एवं अतिवादी विचारधारा से प्रेरित था। इसे मध्यम चरण भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन हो गया आपका। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है और टॉपिक दूसरा आ गया, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका। ये क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया है, गांधी जी ने किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन को स्थगित किया था? तो कौन सी घटना थी ये चौरी चौरा घटना थी। तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। चौरी चौरा के बारे में देखते हैं। तो चौरी चौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थित एक कस्बा है। इस कस्बे में 4 फरवरी 1922 को, कब हुआ था? 4 फरवरी 1922 को एक हिंसक घटना घटित हुई। किसानों की भीड़ ने यहाँ के एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिसके कारण 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। इस घटना को देखकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन, जो कि 1920 से 1922 तक चला था, इसको वापस ले लिया था। नेक्स्ट है, अंग्रेज़ों के साथ किस समझौते के बाद गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को 1931 में बंद कर दिया गया था? कौन सा समझौता था? गांधी इरविन समझौता या फिर गांधी इरविन पैक्ट। कब हुआ था ये भी इम्पोर्टेंट है। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते के बाद गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद कर दिया गया। गांधी इरविन पैक्ट को दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो गांधी इरविन समझौते को दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। श्री के.एम. मुंशी ने इस समझौते को भारत के सांविधानिक इतिहास में एक युग प्रवर्तक घटना कहा। नेक्स्ट है, 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण था। कौन सा कारण था ये पूछा गया है।
तो इसमें कौन सा करेक्ट होगा? ब्रिटिश शासन की बुराइयों को दूर करने के लिए 11 सूत्री कार्यक्रम वाले एक पत्र के माध्यम से वायसराय को बताना। महात्मा गांधी द्वारा 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण ब्रिटिश शासन की बुराइयों को दूर करने के लिए 11 सूत्री कार्यक्रम वाले एक पत्र के माध्यम से वायसराय को बताना था। फरवरी 1930 को साबरमती आश्रम में हुई कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में ही गांधी जी को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की बागडोर दी गई थी। यद्यपि गांधी जी ने आंदोलन टालने का प्रयास किया, परंतु तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन द्वारा इन न्यायोचित मांगों को न माने जाने पर उन्होंने आंदोलन का निर्णय लिया। फलस्वरूप सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत ही गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से ऐतिहासिक दांडी यात्रा यानी नमक सत्याग्रह प्रारंभ किया। कब? 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से। नेक्स्ट है, दांडी नमक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी के आंदोलनों को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था? तो ये कौन थे? तो ये कमला देवी चट्टोपाध्याय थी। दांडी नमक यात्रा के दौरान कमला देवी चट्टोपाध्याय नामक सामाजिक कार्यकर्ती ने गांधी जी को आंदोलन को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था। 24 दिवसीय इस मार्च की शुरुआत गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से की थी। 6 अप्रैल को 18 प्रतिनिधियों के साथ गांधी जी ने समुद्र किनारे दांडी गांव पहुंचकर एक मुट्ठी नमक उठाकर नमक कानून तोड़ा। यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। तो ये कुछ चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट हो जाती है। टोटल 24 दिन ये चला था। 12 मार्च 1930 को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से शुरुआत हुई थी, जो कि 6 अप्रैल को दांडी पहुँचे थे और टोटल 78 प्रतिनिधि इसमें शामिल थे। नेक्स्ट है, खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च डैश में बॉम्बे में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। तो कब गठन किया गया था ये बताना है। तो 1919 में, मार्च 1919 में खिलाफत समिति का गठन मार्च 1919 बम्बई में हुआ। खिलाफत समिति का गठन हकीम अजमल खां, कौन कौन थे? हकीम अजमल खां, मौलाना आज़ाद, अली भाइयों मोहम्मद अली तथा शौकत अली और हसरत मोहानी के नेतृत्व में किया गया था। महात्मा गांधी की सलाह पर खिलाफत समिति ने असहयोग की नीति अपनाई। नेक्स्ट है, बंगाल में डैश आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल, हरा और पीला डिजाइन किया गया था। तो ये स्वदेशी आंदोलन के दौरान, बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल, हरा और पीला डिजाइन किया गया था। स्वदेशी आंदोलन जो कि 1905 में भारतीय राष्ट्रवादियों द्वारा शुरू किया गया था, जो बंगाल के विभाजन के खिलाफ था। अगला क्वेश्चन है, खिलाफत मुद्दे को उठाने के महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे मुख्य कारण क्या था? तो मुख्य कारण इसमें बताना है। कौन सा था? हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने के लिए। तो यही कारण था। खिलाफत मुद्दे को महात्मा गांधी ने हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच एकता स्थापित करने के एक अभूतपूर्व अवसर के रूप में देखा। खिलाफत आंदोलन का मुख्य कारण अंग्रेज़ों द्वारा खलीफा के पद की समाप्ति थी। तो खिलाफत आंदोलन का जो मुख्य कारण था, अंग्रेज़ों द्वारा खलीफा पद की समाप्ति, यही मुख्य कारण थी। इसका नेतृत्व भारत में अली बंधुओं मौलाना मोहम्मद अली तथा शौकत अली द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है? स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण इनमें से किसको माना जाता है? तो बंगाल को विभाजित करने का निर्णय ही जो है इसका प्रमुख कारण माना जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। स्वदेशी आंदोलन मुख्यतः करजन द्वारा बंगाल विभाजन के प्रतिक्रिया स्वरूप शुरू किया गया था। अगस्त 1905 में कलकत्ता के टाउन हॉल में आयोजित एक बैठक में इसकी औपचारिक शुरुआत हुई थी। स्वदेशी आंदोलन को बंग भंग विरोधी आंदोलन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? तो ये लेखपाल परीक्षा में आया था, इसको विवादित प्रश्न भी माना गया था। तो ये यहाँ पे ऑप्शन सी माना गया था, साबरमती। महात्मा गांधी ने 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 के मध्य नमक पर कर लगाने के विरोध में साबरमती से दांडी तक सत्याग्रह किया। 6 अप्रैल 1930 को वे दांडी पहुँचे और नमक कानून को तोड़ते हुए यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा सत्याग्रह नील कृषकों की समस्याओं से जुड़ा था?
नील कृषकों की समस्याओं से चंपारण सत्याग्रह था। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 19वीं सदी के आरंभ में गोरे बागान मालिकों ने किसानों से एक अनुबंध करा लिया, जिसके तहत किसानों को अपनी ज़मीन के 3/20वें हिस्से में नील की खेती करना अनिवार्य था। इसे 3 कठिया पद्धति कहते थे, क्योंकि 3/20 हिस्से पे नील की खेती करना अनिवार्य था। जर्मनी के रासायनिक रंगों के आ जाने से चंपारण के यूरोपीय बागान मालिक नील की खेती बंद करने को मजबूर हुए। किसान भी इस अनुबंध से मुक्त होना चाहते थे, लेकिन इस अनुबंध से मुक्त करने के लिए बागान मालिकों ने लगान व अन्य गैर कानूनी करों, जिसे अब बाब बोला जाता था, को मनमाने ढंग से बढ़ा दिया। इस बढ़ोतरी के खिलाफ किसानों का विरोध काफ़ी मुखर हुआ। किसानों के समक्ष उपस्थित संकट से मुक्ति दिलाने के लिए कौन थे? राजकुमार शुक्ल। तो राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने के लिए राजी किया। मामले में गांधी जी ने के हस्तक्षेप से सरकार ने एक आयोग गठित किया और गांधी जी को भी इसका सदस्य बनाया गया। अंततः किसान जिन समस्याओं से पीड़ित वह समाप्त हो गई। तो इनको न्योता कौन दिया था वहाँ चंपारण सत्याग्रह के लिए? राजकुमार शुक्ल ने। ये भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। नेक्स्ट है दांडी मार्च, जिसे साल्ट मार्च और दांडी सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के शुरू होने का कारण बना? तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होने का कारण बना। कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता जो है जवाहरलाल नेहरू ने की थी, में पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का प्रस्ताव पारित किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने के लिए महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक 241 मील की यात्रा साबरमती आश्रम से दांडी नामक तटीय कस्बे तक प्रारंभ की। दांडी पहुंचकर उन्होंने मुट्ठी भर नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा और यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ये शुरुआत होता है। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई थी तथा असहयोग आंदोलन 1920-22 तक चला। चौरी चौरा कांड जो है ये 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर में हुआ था। नेक्स्ट है साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया? तो साइमन कमीशन कब आया था? ये 1928 में पहली बार पहुंचा था। साइमन कमीशन का गठन 1927 ईस्वी में किया गया। इस कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। इस कमीशन के सभी सदस्य ब्रिटिश थे। यह दल फरवरी 1928 ईस्वी को भारत पहुंचा। भारतीयों को सदस्य न बनाए जाने के कारण संपूर्ण देश में विरोध स्वरूप हड़ताल और साइमन गो बैक के नारे से जुलूस निकाला गया। नेक्स्ट है निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया? तो इनमें से कौन थे? ये मोहम्मद अली जिन्ना थे। ये भी पेट में आया था 2021 में। मोहम्मद अली जिन्ना ने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था। खिलाफत आंदोलन 1920-21 में मोहम्मद अली एवं शौकत अली के नेतृत्व में शुरू हुआ। इस आंदोलन के प्रारंभ होने का मुख्य कारण तुर्की के खलीफा के पद को समाप्त करना था। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। नेक्स्ट है गांधी के सत्याग्रह के सिद्धांत के संदर्भ में निम्न में से क्या सत्य नहीं है? क्या सत्य नहीं है? सत्याग्रह के सिद्धांत: किसी सज़ा का प्रतिकार नहीं करना, अहिंसा, परहेज या सत्या। तो किसी से सज़ा का प्रतिकार नहीं करना ये तो है, अहिंसा भी है, सत्यता भी है, जबकि परहेज नहीं है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो गांधी के सत्याग्रह सिद्धांत के अनुसार सत्याग्रही का उद्देश्य सत्य को पराजित करना नहीं है, बल्कि उसका हृदय परिवर्तन कर उसे अपने अनुकूल बनाना है। इनके सिद्धांत में अहिंसा, सत्यता और किसी सज़ा का प्रतिकार न करना शामिल है, लेकिन परहेज इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूना समझौता, जो कि 1932 में हुआ था, इनके मध्य का एक करार था। तो किसके किसके मध्य? ये अम्बेडकर और गांधी के मध्य था। ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ये 24 सितंबर 1932 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य एक समझौता हुआ। इसे पूना समझौता या पूना पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। गोल मेज सम्मेलनों में डॉक्टर अम्बेडकर और राव बहादुर के प्रयत्नों से 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश सरकार द्वारा घोषित कम्युनल अवार्ड में दलितों को पृथक निर्वाचन का स्वतंत्र राजनीतिक अधिकार मिला था। नेक्स्ट है 1919 में गांधी जी ने डैश के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया, जिस अधिनियम ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया और पुलिस शक्तियों को मजबूत किया। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? तो ये है रोलेट एक्ट।
रोलेट अधिनियम, ये भी इम्पोर्टेंट है। वर्ष 1919 में गांधी जी ने रोलेट अधिनियम के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया। इस अधिनियम ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया था और पुलिस शक्तियों को मजबूत किया था। 19 मार्च 1919 ईस्वी को रोलेट एक्ट लागू किया गया। इसके अनुसार किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था, परंतु उसके विरुद्ध ना कोई अपील, ना कोई दलील और ना कोई वकील किया जा सकता था। तो ये था रोलेट एक्ट। नेक्स्ट है, सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई? तो 2 होम रूल शुरू हुई थी 15-16 में। एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक थे ये दोनों लोग। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। भारत में होम रूल लीग की स्थापना का प्रयास एनी बेसेंट एवं बाल गंगाधर तिलक ने किया। अप्रैल 1916 में तिलक तथा सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की। तिलक ने मराठा एवं केसरी तथा एनी बेसेंट ने तिलक ने मराठा एवं केसरी और एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ एवं न्यू इंडिया नामक समाचार पत्र निकाले। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी जो 1917 में अध्यक्ष बनी, जबकि तिलक कांग्रेस के कभी भी अध्यक्ष नहीं बने। नेक्स्ट है, बंगाल का विभाजन 1905 ब्रिटिश वायसराय किसके द्वारा किया गया था? तो इस समय कौन वायसराय थे? तो कर्जन था। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय सन 1905 ईस्वी में हुआ था। यह विभाजन लॉर्ड कर्जन ने प्रशासनिक सुधार के नाम पर लोगों को में राष्ट्रवाद की भावना को नष्ट करने एवं हिंदुओं और मुसलमानों में फूट डालने के उद्देश्य से किया था। बंगाल विभाजन के बाद बंगाल के लोगों ने स्वदेशी आंदोलन चलाया। यह आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में चलाया गया था। नेक्स्ट है, ब्रिटिश भारत सरकार ने बंगाल के विभाजन को लागू करने के निर्णय की घोषणा कब की थी? तो ये कब की थी? तो 19 जुलाई 1905 में। एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल विभाजन का निर्णय जो है लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल 1899 से 1905 तक था में लिया गया था। इस निर्णय की घोषणा 19 जुलाई, कहीं कहीं 20 जुलाई 1905 को की गई थी। तो घोषणा की गई 19 जुलाई को, कहीं कहीं 20 जुलाई भी लिखा रहता है। तो 19 जुलाई 1905 को और 16 अक्टूबर 1905 को लागू हो गया। और लागू कब हुआ और कब घोषणा की गई दोनों याद रखिएगा। इस विभाजन का प्रमुख कारण बंगाल में राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करना था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो किसने किया था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी ने। ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। ब्रिटिश सरकार ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा के पश्चात 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कलकत्ता के टाउन हॉल में संपन्न एक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। कब घोषणा की गई थी स्वदेशी आंदोलन की? 7 अगस्त 1905 में। कहाँ पे? कलकत्ता के टाउन हॉल में। तथा बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को लागू हुआ। रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर इसी दिन बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। तो जिस दिन लागू हुआ था बंगाल विभाजन, उसी दिन बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। तथा इन्हीं के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में इसी दिन राखी दिवस भी मनाया गया था। तो ये भी ध्यान रखिएगा, राखी दिवस भी इसी दिन मनाया गया था। इस आंदोलन का नेतृत्व सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में किस वर्ष पहुँचे थे? तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में किस वर्ष पहुँचे थे ये बताना है। तो ये 1893 में। सॉरी, कौन सा सही हो जाएगा? 1893। महात्मा गांधी सेठ अब्दुल्ला के निमंत्रण पर 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे। सेठ अब्दुल्ला ने गांधी जी को एक मुकदमा लड़ने के लिए बुलाया था। गांधी का अफ्रीका जाने का सिलसिला यहीं से शुरू हुआ, लेकिन यहाँ भारतीयों के साथ भेदभाव देखकर गांधी अंदर से विचलित हो गए। डरबन यात्रा के दौरान गांधी जी खुद भी इसके शिकार हुए। तो डरबन यात्रा के दौरान इनको भी गाड़ी से उतार दिया गया था। 1917 का डैश सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था। तो क्या होगा इसका? ये था चंपारण। चंपारण सत्याग्रह 1917 महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था। हजारों भूमिहीन मजदूर एवं गरीब किसान खाद्यान्न के बजाय नील और अन्य नकदी फसलों की खेती करने के लिए बाध्य हो गए थे। यह 3 कठिया पद्धति के खिलाफ किया गया।
आंदोलन था, जिसमें अंग्रेज बागान मालिकों द्वारा खेती की ज़मीन के 3/20 हिस्से पर नील उगाना अनिवार्य कर दिया गया था। गांधी जी द्वारा सफल नेतृत्व के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को पहली बार महात्मा कहा था। तो यही के बाद जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने महात्मा गांधी को पहली बार महात्मा कहा था। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना डैश में की थी। तो कब की थी? ये फरवरी 1919 में। सत्याग्रह सभा की स्थापना फरवरी 1919 में की गई थी। महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए फरवरी 1919 में सत्याग्रह सभा की स्थापना की। इसके सदस्य इस कानून की अवज्ञा कर जेल जाते थे। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट का पुरजोर विरोध किया तथा ब्रिटिश सरकार को शैतानी लोगों की संज्ञा दी। महात्मा गांधी के लिए डैश भारतीय मानवता की एकता, इसकी आर्थिक स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक था। तो क्या था? ये खादी था। महात्मा गांधी के लिए खादी भारतीय मानवता की एकता, इसकी आर्थिक स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक था। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में खादी का बहुत महत्व रहा है। गांधी जी ने 1920 के दशक में गांवों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए खादी के प्रचार प्रसार पर बहुत जोर दिया था। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा महात्मा गांधी का आर्थिक विचार नहीं है? इनमें से कौन सा आर्थिक विचार नहीं है, ये बताना है। गैर हिंसक अर्थव्यवस्था, ये है। विकेंद्रीकरण कुटीर उद्योग, ये है। गांव या गांव सर्वोदय का पुनर्जन्म, ये भी है। जबकि मशीनरी और नवीनतम तकनीक का अधिकतम उपयोग, ये आर्थिक विचार नहीं है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। गांधी जी बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण के कट्टर विरोधी थे। उनका विश्वास था कि बड़े पैमाने के उत्पादन से ही विभिन्न सामाजिक और आर्थिक दोष उत्पन्न हुए हैं। मशीनों का प्रयोग मनुष्य को आलसी बना देता है। महात्मा गांधी गैर हिंसक अर्थव्यवस्था, विकेंद्रीकरण, कुटीर उद्योग और गाँव के सर्वोदय के समर्थक थे। ये बातें हो गई। अगला देखते हैं, गांधी जी के गांव सर्वोदय के आदर्श ने बताया कि एक आदर्श गांव को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा। इनमें से क्या शर्तों में नहीं है क्या नहीं है? पहला दिया गया जाति व्यवस्था को समाप्त किया जाना चाहिए, ये तो सही है। दूसरा, भाईचारे की भावना विकसित करने के लिए पूजा का स्थान एक दूसरे के बगल में बनाया जाना चाहिए, तो ये तो गलत हो जाएगा। तीसरा है, इसमें धर्मशाला और एक छोटा डिस्पेंसरी होना चाहिए, सही है। या भोजन और कपड़ों के मामलों में आत्मनिर्भर होना चाहिए, ये भी सही है। तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पे गलत दिया गया है, तो यही करेक्ट हो जाएगा। गांधी जी ने गांव सर्वोदय के आदर्श ने बताया कि एक आदर्श गांव को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा, जिनमें से प्रमुख शर्तों के अंतर्गत यह नहीं आता है कि भाईचारे की भावना को विकसित करने हेतु पूजा का स्थान एक दूसरे के बगल में बनाया जाना चाहिए, ये नहीं आता है। एक आदर्श गाँव हेतु शर्तें निम्न हैं। तो इनके अनुसार आदर्श गाँव क्या है? पहला है, इसमें जाति पात का भेदभाव समाप्त किया जाना चाहिए। दूसरा, या भोजन और कपड़ों के मामले में आत्मनिर्भर होना चाहिए। तीसरा, आदर्श गांव में धर्मशाला एवं डिस्पेंसरी होना चाहिए। चौथा, आदर्श गांव में साफ सफाई एवं स्वच्छता तथा शौचालय का प्रबंध होना चाहिए। ये हो गया। असहयोग आंदोलन किस सन में प्रारंभ हुआ था? तो असहयोग आंदोलन जो है 1920 में प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। असहयोग आंदोलन की शुरुआत गांधी जी द्वारा 1 अगस्त 1920 ईस्वी को इसी दिन तिलक की मृत्यु हो गई थी को हुई। असहयोग कार्यक्रम पर विचार हेतु सितंबर 1920 ईस्वी में कलकत्ता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया था। तो सितंबर 1920 ईस्वी में कलकत्ता में विशेष अधिवेशन बुलाया गया था कांग्रेस का। गांधी जी के असहयोग प्रस्ताव का विरोध सर्वप्रथम एनी बेसेंट ने किया, जबकि प्रमुख विरोधी CR दास थे, यानी कि चित्तरंजन दास। उनका विरोध विधान परिषदों के बहिष्कार को लेकर था। मदन मोहन मालवीय, CR दास, बिपिन चंद्र पाल, मोहम्मद अली जिन्ना, शंकरन नायर के विरोध के बावजूद अली बंधुओं तथा मोतीलाल नेहरू के सहयोग से प्रस्ताव पारित हो गया। दिसंबर 1920 ईस्वी में नागपुर में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन वीर राघवाचारी की अध्यक्षता में हुआ, जिसमें CR दास ने असहयोग आंदोलन से संबद्ध प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव में उपाधियों एवं प्रशस्तियों को लौटाना, सरकारी स्कूल, कॉलेज, अदालत एवं विदेशी कपड़ों के बहिष्कार के साथ ही रचनात्मक कार्यों जैसे चरखा वितरण, स्वदेशी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, मद्यपान निषेध एवं अस्पृश्यता के अंत का उल्लेख था। ये हो गया। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया? तो कब वापस लिया गया था? तो ये फरवरी 1922 को। 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा गोरखपुर में हुई एक हिंसक घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। इस चौरी चौरा की घटना
में उग्र भीड़ ने पुलिस थाने को आग लगा दिया था, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मर गए थे। नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो क्या था? ये नमक कर के विरुद्ध था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 34 गांधी जी द्वारा वायसराय के सम्मुख रखे गए 11 सूत्रीय मांग पत्र पर विचार न करने के कारण सविनय अवज्ञा आंदोलन किया गया। यह आंदोलन अहिंसात्मक ढंग से किया गया। गांधी जी ने इसका शुरुआत दांडी मार्च या नमक कर के विरुद्ध 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 गुजरात के दांडी नमक स्थान से की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के पहले वायसराय को गांधी जी का 11 सूत्री चेतावनी दिया गया था। इन चेतावनियों के संदर्भ में क्या सही है? पहला दिया गया है रुपया डॉलर विनिमय दर को कम करना, दूसरा भू राजस्व में 50% की कमी करना, तीसरा राजनीतिक कैदियों को रिहा करना। तो इसमें से कौन सा सही है? तो भू राजस्व में 50% की कमी करना और राजनीतिक कैदियों को रिहा करना, ये दोनों सही है। ये सही नहीं है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 2 और 3। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 34 प्रारंभ करने के पूर्व गांधी जी ने सरकार को से एक बार फिर समझौता करने का प्रयास किया और गांधी जी ने यंग इंडिया में एक लेख प्रकाशित कर सरकार के समक्ष 11 सूत्री मांगें रखी तथा इन मांगों को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने के लिए 31 जनवरी 1930 ईस्वी तक का समय दिया, जो सरकार द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। एक बार 11 सूत्री मांगे देख लेते हैं। पहला, भू राजस्व में 50% की कमी, राजनीतिक कैदियों को रिहा करना, आपराधिक गुप्तचर विभाग में सुधार, नमक कर समाप्त कर किया जाए एवं नमक पर सरकारी एकाधिकार समाप्त कर दिया जाए, तटीय यातायात रक्षा विधेयक पास किया जाए, रक्षात्मक शुल्क लगाए जाए तथा विदेशी कपड़ों का आयात नियंत्रित किया जाए, रुपये विनिमय दर घटाकर 1 शिलिंग 4 पैसे की जाए, सिविल सेवाओं तथा सेना के व्यय में 50% कमी की जाए, नशीली वस्तुओं के विक्रय पर पूर्ण रोक लगाई जाए, सेना व्यय में 50% कटौती, शस्त्र कानून में परिवर्तन किया जाए तथा भारतीयों को आत्मरक्षायित तो हथियार रखने का लाइसेंस दिया जाए। तो ये 11 सूत्री कार्यक्रम था, सॉरी 11 सूत्री मांगे थी ये। अगला टॉपिक है क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय। उन्नीस सौ 8 ईस्वी में मुजफ्फरपुर में न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास किसने किया था? तो प्रफुल्ल चाकी तथा खुदीराम बोस ने। 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किया। बम गलती से कैनेडी की गाड़ी पर जाकर गिरा, जिससे 2 महिलाओं की मृत्यु हो गई। प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस सबसे कम उम्र में फांसी को 11 अगस्त 1908 ईस्वी को फांसी दे दी गई। अगला है कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो किसने किया था? नाना साहब ने। कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब ने किया। नाना साहब की ओर से लड़ने की मुख्य जिम्मेदारी तात्या टोपे की थी, जिनका मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, बिहार के जगदीशपुर के बाबू कुंवर सिंह, लखनऊ में बेगम हजरत महल, इलाहाबाद में मौलवी लियाकत अली, बरेली में खान बहादुर खान, फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला तथा दिल्ली में बहादुर शाह जफर ने किया था। एक बार सबका नाम फिर से देख लेते हैं। तो नाना साहब जो है ये कानपुर की तरफ से थे, रानी लक्ष्मीबाई झांसी से, बिहार में जगदीशपुर के बाबू कुंवर सिंह, लखनऊ में बेगम हजरत महल, इलाहाबाद में मौलवी लियाकत अली, बरेली में खान बहादुर खान, फैजाबाद में मौलवी अहमद उल्ला तथा दिल्ली में बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम था? तो 1857 के विद्रोह का परिणाम कौन सा था ये बताना है। ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटेन क्राउन में हस्तांतरित कर दिया। तो यही इसका मेन कारण था, ऑप्शन परिणाम था इसका। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 1857 का विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम की दृष्टि से भले ही असफल रहा हो, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम काफ़ी उपयोगी रहे।
इसके फलस्वरूप भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा ब्रिटिश क्राउन ने कंपनी से भारत पर शासन करने के सभी अधिकार वापस ले लिए और भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन द्वारा राज्य के सचिव तथा 15 सदस्यों की एक परिषद द्वारा शासित किया जाने लगा। यह परिषद प्रकृति में सिर्फ सलाहकार थी। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की उपाधि को वायसराय में बदल दिया गया, जो सीधे ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता था। भारत के प्रथम वायसराय जो थे ये लॉर्ड कैनिंग थे। नोट देख लेते हैं। 1 नवंबर 1958 को इलाहाबाद में आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा को पढ़ा। उद्घोषणा में भारत में कंपनी का शासन समाप्त कर भारत का शासन सीधे क्राउन के अधीन कर दिया गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किनके द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? तो सिपाहियों के द्वारा। 1857 की क्रांति की शुरुआत सिपाहियों द्वारा की गई थी। इतिहास में इस क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 से मानी जाती है। इस क्रांति की शुरुआत मेरठ से हुई थी और धीरे धीरे कानपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली, अवध आदि स्थानों में फैल गई थी। अगला क्वेश्चन है, काकोरी मामले में पकड़े जाने के बाद अशफाक उल्लाह खान को किस जेल में कैद किया गया था? तो कौन सी जेल थी? ये फैजाबाद जेल में। काकोरी मामले में पकड़े जाने के बाद अशफाक उल्लाह खान को फैजाबाद जेल में रखा गया था। 9 अगस्त 1925 ईस्वी को 10 व्यक्तियों ने सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रही 8 डाउन ट्रेन से रेल विभाग का खजाना काकोरी नामक स्थान पर लूट लिया था, जिसे काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। सरकारी खजाना लूटने का विचार रामप्रसाद बिस्मिल का था। इसमें 4 लोगों अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र लाहिड़ी, रामप्रसाद बिस्मिल तथा रोशन सिंह को गिरफ्तार करके दिसंबर 1927 में फांसी दे दी गई। अब काकोरी कांड का नाम चेंज होकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? कौन सा शामिल था? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन या HRA। काकोरी षड्यंत्र हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन द्वारा किया गया था। संगठन स्थापना वर्ष देख लेते हैं तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल एवं सोहन सिंह भाकना ने की थी। अनुशीलन समिति की स्थापना 1902 में वारेंद्र घोष, जतीन्द्र नाथ बनर्जी एवं भूपेंद्र नाथ दत्त द्वारा की गई थी। अभिनव भारत 1904 ईस्वी में विनायक दामोदर सावरकर, जिन्हें BD सावरकर बोलते हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924 में सचिंद्र नाथ सान्याल, रामप्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा। उसके बाद 1928 ईस्वी में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना होती है, चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह के द्वारा। ध्यान रखिएगा, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924 में, इसके बाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928 में। नेक्स्ट है, 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और किसने केंद्रीय विधानसभा में एक बम फेंका? उद्देश्य, जैसा कि उनके पत्रक ने समझाया था, मारना नहीं था बल्कि बहरे को सुनाना था और विदेशी सरकार को इसके कठोर शोषण की याद दिलाना था। तो इनके साथ कौन थे ये आपको बताना है। ये थे BK दत्त यानी कि बटुकेश्वर दत्त। पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में खाली बेंचों पर बम फेंका। उनका उद्देश्य, जैसा कि उनके पत्र में समझाया गया था, कि किसी की जान लेना नहीं बल्कि बहरे कानों तक अपनी आवाज़ पहुंचाना था। नेक्स्ट है, वर्ष 1910 में मध्य भारत में निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह शुरू हुआ था? तो कौन सा विद्रोह शुरू हुआ था? तो ये बस्तर विद्रोह शुरू हुआ था 1910 में। वर्ष 1910 में मध्य भारत के छत्तीसगढ़ में बस्तर विद्रोह शुरू हुआ था, जब मध्य भारत की बस्तर की रियासत में ब्रिटिश राज के खिलाफ एक आदिवासी विद्रोह था। इसका नेतृत्व आदिवासी नेता गुंडाधुर और राजा के दीवान व चचेरी भाई लाल करेंद्र सिंह ने किया था। विद्रोह का प्राथमिक कारण जंगलों के उपयोग से संबंध में ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियाँ थीं। अगला है, निम्न में से किस शहर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद ने ब्रिटिश पुलिस द्वारा घिर जाने पर खुद को गोली मार ली थी? तो ये इलाहाबाद, जो कि अब प्रयागराज हो चुका है। 27 फरवरी 1931 को जब चंद्रशेखर आज़ाद सुखदेव व अन्य साथियों के साथ इलाहाबाद के एल्फ्रेड पार्क में भविष्य की योजनाओं के बारे में विचार कर रहे थे, तभी ब्रिटिश पुलिस ने उन्हें घेर लिया
आज़ाद ने पिस्तौल निकालकर गोलियां चलानी शुरू कर दी और सुखदेव को वहां से भगा दिया। अंत में उनके पास एक गोली बची तो उन्होंने प्रण लिया कि वह जीवित रहते पुलिस के हाथ नहीं आएंगे और बची गोली स्वयं को मारकर आत्मबलिदान कर लिया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आज इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क का नाम बदलकर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पार्क रख दिया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी द्वारा द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब नामक प्रसिद्ध लेख लिखा गया? द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब किसके द्वारा? भगवती चरण बोहरा के द्वारा। क्रांतिकारी भगवती चरण बोहरा ने बम का दर्शन फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब नामक प्रसिद्ध लेख लिखा था, जिसका शीर्षक हिंदुस्तान प्रजातंत्र समाजवादी सभा का घोषणा पत्र रखा गया था। वर्ष 1904 में किसने क्रांतिकारियों को गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का आयोजन किया था? तो किसने किया था? तो ये बी.डी. सावरकर ने। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सन 1904 ईस्वी में क्रांतिकारियों विनायक दामोदर सावरकर, उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर व नारायण दामोदर सावरकर ने गोपनीय समिति गुप्त समाज के रूप में अभिनव भारत समिति का गठन किया था। अगला क्वेश्चन है, गदर आंदोलन के नेता कौन थे? तो हरदयाल। ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। गदर पार्टी गुलाम भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से बना एक संगठन या इसकी स्थापना 21 अप्रैल 1913 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में हुआ था। इस आंदोलन के प्रमुख नेता हरदयाल थे। नेक्स्ट है, गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था? तो सबसे प्रमुख कारण गदर क्रांति आरंभ होने का क्या था ये आपको बताना है। ये प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ होना था। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। गदर क्रांति प्रारंभ होने का सबसे प्रमुख कारण प्रथम विश्व युद्ध था। वर्ष 1914 में अचानक हुए प्रथम विश्व युद्ध को भारतीय क्रांतिकारियों ने एक अवसर के रूप में देखा, क्योंकि भारतीय क्रांतिकारियों का मानना था कि ब्रिटिश हुकूमत पर किसी भी तरह का संकट भारत के हित में है तथा यह भारतीयों के लिए एक मौका है। गदर क्रांतिकारियों ने सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने का प्रयास किया। 1 नवंबर 1913 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में गदर पार्टी का गठन लाला हरदयाल द्वारा किया गया तथा इसके अध्यक्ष सोहन सिंह थे। गदर पार्टी पर प्रतिबंध और लाला हरदयाल की गिरफ्तारी कामागाटमारू कांड 1914 में होता है तथा प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ घटनाएं जो है गदर क्रांति प्रारंभ होने के कारण थे। नेक्स्ट है, खुदीराम बोस को ब्रिटिश न्यायाधीश मजिस्ट्रेट डैश की हत्या के प्रयास के लिए फांसी दी गई थी। तो किसके लिए? ये किंग्सफोर्ड के लिए। 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने जब बंगाल का विभाजन किया तो उसके विरोध में सड़कों पर उतरे अनेक भारतीयों को उस समय कलकत्ता के मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड ने क्रूर दंड दिया। युगांतर समिति की एक गुप्त बैठक में किंग्सफोर्ड को मारने का निश्चय किया गया। इस कार्य हेतु खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल कुमार चाकी का चयन किया गया, परंतु इनके द्वारा फेंके गए बम से वह बच गया। वैनी रेलवे स्टेशन पर पुलिस के घिर जाने पर प्रफुल्ल कुमार चाकी ने अपने आप को गोली मार ली, परंतु खुदीराम बोस को ब्रिटिश न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास के लिए फांसी दे दी गई थी। ये हो गया। अगला क्वेश्चन है, 18 अप्रैल 1930 को हुई चिट्टग्राम सत्याग्रह छापे की घटना का नेतृत्व डैश ने किया था, जिसमें क्रांतिकारियों ने डपारा में स्थित पुलिस सत्याग्रह पर कब्जा कर लिया था। तो ये क्या रहेगा इसमें? तो गणेश घोष थे। 18 अप्रैल 1930 ईस्वी को गणेश घोष की अगुवाई में क्रांतिकारियों के एक समूह ने पुलिस सत्याग्रह डपारा पुलिस लाइन में कब्जा कर लिया। इसे चटगांव सत्याग्रह छापा या चटगांव विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। अगला टॉपिक आ जाता है विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935। देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बर्मा का भारत से अलग किया गया था? तो बर्मा को भारत से अलग किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था। इस अधिनियम के अन्य प्रावधान निम्नलिखित हैं। पहला, इस एक्ट के द्वारा पहली बार संघात्मक सरकार की स्थापना का प्रयास किया गया। प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन को समाप्त करके केंद्रीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली स्थापित की गई। संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। इसके अलावा इस अधिनियम के तहत विषयों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया। संघ सूची जिसमें 59 विषय थे, राज्य सूची जिसमें 54 विषय थी एवं समवर्ती सूची जिसमें 36 विषय थे। जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिनियम को एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं तथा दास्ता का अधिकार पत्र कहा था। तो ये नेहरू ने क्या कहा था, इसको ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी पूछ लेता है। तो इसको कहा था कि एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है, दूसरा
दास्ता का अधिकार पत्र, ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन है, सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बम्बई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ? तो कौन सा हो जाएगा? भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा बम्बई से सिंध प्रांत का निर्माण 1937 में हुआ। इस अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से पूर्णतः अलग कर दिया गया। अगला है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी? तो कितने न्यायाधीशों की? तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? 6 न्यायाधीशों की। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा एक संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। यह दिल्ली में स्थित था तथा भारत का पहला उच्च न्यायालय था। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश, 6 अन्य न्यायाधीश होते थे। एक मुख्य न्यायाधीश था और 6 अन्य न्यायाधीश थे। भारतीय संघीय न्यायालय 1937 के पहले मुख्य न्यायाधीश जो है मॉरिस गैर थे। नेक्स्ट है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा था? कौन सा था? ये प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियाँ। प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियों का प्रावधान 1935 के भारत सरकार अधिनियम की एक प्रमुख विशेषता है। ध्यातव्य है कि इसी अधिनियम के द्वारा अखिल भारतीय संघ का प्रावधान, बर्मा को भारत से पृथक किया जाना तथा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना आदि प्रावधान किए गए थे। नेक्स्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को किसने दास्ता का एक नया अधिकार पत्र कहा था? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को किसने दास्ता का एक नया अधिकार पत्र कहा था? ये कौन थी? ये जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे दास्ता का नया अधिकार पत्र और अनैच्छिक, अप्रजातांत्रिक और अराष्ट्रवादी संविधान की संज्ञा दी। जिन्ना ने इसे पूर्णतः सड़ा हुआ, मूल रूप से बुरा और बिल्कुल अस्वीकृत बतलाया। क्रिप्स मिशन को उत्तर तिथीय चेक की संज्ञा जो है ये गांधी जी ने दी थी। यानी पोस्ट डेटेड चेक कहा था गांधी जी ने। अब अगला टॉपिक है भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इससे भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं पेट में, तो ये इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध युद्ध का नारा चलो दिल्ली किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिया था। तो कहाँ पे दिया था? तो सिंगापुर में दिया था। उन्होंने 1944 में इस नारे का प्रयोग भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी कि INA को प्रेरित करने के लिए तब किया था जब INA ने बर्मा के खिलाफ अपना सैन्य अभियान शुरू किया था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था? तो कौन सी घटना थी ये क्रिप्स मिशन की विफलता। भारत छोड़ो आंदोलन क्रिप्स मिशन की विफलता पर चलाया गया था। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन को समाप्त करने का आह्वान किया और मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने का निश्चय किया। नेक्स्ट है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस द्वारा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने की थी। सुभाष चंद्र बोस एक उग्र राष्ट्रवादी थे। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध इंडियन नेशनल आर्मी INA का गठन भी किया था। अगला क्वेश्चन है, 1942 में जब भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था तब भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय भारत का वायसराय कौन था ये बताना है। तो लॉर्ड लिनलिथगो था। ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। डिटेल देखते हैं। लॉर्ड लिनलिथगो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय भारत के वायसराय रहे। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन को समाप्त करने का आह्वान किया और मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। गांधी जी ने ग्वालियर टैंक मैदान में अपने भाषण में करो या मरो का आह्वान किया, जिसे अब अगस्त क्रांति मैदान के नाम से भी जाना जाता है। स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी के रूप में लोकप्रिय अरोड़ा आसफ अली को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय ध्वज फहराने के लिए जाना जाता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? तो ये लेखपाल परीक्षा में आया था। तो सुभाष चंद्र बोस को देश नायक जो ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था।
सुभाष चंद्र बोस को देश नायक के नाम से रविन्द्रनाथ टैगोर ने संबोधित किया था। सुभाष चंद्र बोस ने एक नई पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में की थी। इसका उद्देश्य अपने गृह राज्य बंगाल में राजनीतिक वामपंथ और प्रमुख समर्थन आधार को मजबूत करना था। वर्ष 1939 में त्रिपुरी में उन्होंने गांधी जी के उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया के खिलाफ फिर से चुनाव जीता तथा मतभेद हो जाने के कारण त्यागपत्र दे दिया। वर्ष 1938 में हरिपुरा में कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। हाल ही में सरकार ने उनकी 125वीं जयंती मनाते हुए इंडिया गेट पर उनकी प्रतिमा स्थापित की और सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार भी प्रदान किया। नेक्स्ट है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा किसने दिया था? ये महात्मा गांधी ने दिया था। कई बार क्वेश्चन ये भी आया है। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय दिया गया था। यह आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ। भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहर अली ने लिखा था। ये नारा जो लिखा था यूसुफ मेहर अली ने। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। नेक्स्ट है, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया? इसके बाद किसे चुना गया था? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ये पद दिया गया था। सन 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष पद के चयन हेतु मतभेद उत्पन्न हो गया। बोस एवं पट्टाभी सीतारामैया के मध्य हुए चुनाव में बोस विजयी हुई, परंतु कांग्रेस कार्यकारिणी के सदस्य एवं गांधी जी के विरोध स्वरूप उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया। बोस के पदत्याग के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस कार्यकारिणी के अध्यक्ष बनाए गए। इस घटना को त्रिपुरी संकट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के डैश सत्र में चलाया गया एक आंदोलन था। तो किस सत्र में? ये मुंबई सत्र में। अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस की बैठक मुंबई के ग्वालियर टैंक नामक स्थान पर की गई। यहीं पर 8 अगस्त 1942 ईस्वी को गांधी जी के भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य समिति ने स्वीकार कर लिया। इस प्रकार भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 ईस्वी को हुई। इस आंदोलन को अगस्त आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस वर्ष डैश में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे? तो 1938 में बने थे। 1938 ईस्वी में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बनाए गए। वर्ष 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता भी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इस अधिवेशन में कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर गांधी जी से विवाद हो जाने के कारण सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया था, जिसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बनाए गए थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नेता को नेताजी कहा जाता था? तो सभी को पता होगा, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता था। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम संबोधित किया जाता है। इन्होंने भारत की स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी की थी। तो ये आखिरी क्वेश्चन था। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।